नीतीश भी जानते हैं कि भाजपा मेरे बिना कुछ नहीं है, वो राजद साथ गठबंधन नहीं कर सकती है। ऐसे में भाजपा बिहार के विपक्ष की भूमिका में ही रह जाएगी। अब देखिए ना, इफ्तार पार्टी में उनका पहुंच जाना, पैदल पहुंचना, नारे लगना नीतीश कुमार को पीएम बनाने को लेकर, बगल में बिठाना तेज प्रताप और तेजस्वी को, तेज प्रताप यादव द्वारा ये कहना कि सरकार जल्दी ही हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर बना रहे हैं और उस पर कोई खंडन नहीं आना जदयू की तरफ से। वहीं भाजपा पर जदयू लगातार हमलावर है। कहा जाता है कि जब भी किसी पर बड़ा कोई अटैक करने वाला होता है कोई, तो उससे पहले वार्निंग जरूर दिया जाता है। रसिया भी यूक्रेन को लगातार वार्निंग दे रहा था। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी कई वार्निंग्स दे चुके हैं भाजपा को। हालांकि नीतीश कुमार को कोई स्पेशल दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने फैसला लिया है, अपने दम अपने विवेक पर लिया है, लेकिन फैसले से पहले अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं से कम राय शुमारी जरूर कर लेते हैं। ना तो लालू यादव और नीतीश कुमार का एक साथ आना संयोग था, ना नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में बिहार में प्रचंडता के साथ खड़े होना संयोग था, ना दोबारा 2017 में भाजपा के साथ जाना नीतीश कुमार का संयोग था। नमस्कार, आप मिनी पंचनामा देख रहे हैं। आप पंचनामा ही देख रहे हैं, मान के चलिए पंचनामा देख रहे हैं तो दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। एक, आपको बिहार की राजनीति में पूरा इंटरेस्ट है। दूसरा, बिहार की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं। नहीं समझते होंगे तो पंचनामा की किस्तों को देखकर समझ में तो आ ही जाता होगा। अब नहीं आता है तो थोड़ा हम समझा देते हैं। और पिछले लगभग 3-4 दिनों से बिहार की राजनीति में बड़ा अजब बदलाव हो रहा है। बोचहा चुनाव में भाजपा की हार के बाद से नीतीश का खेमा बड़ा अग्रेसिव हो गया है। नीतीश कुमार खुद भी बाहर निकलकर खुलकर खेल रहे हैं। अब देखिए ना, इफ्तार पार्टी में उनका पहुंच जाना, पैदल पहुंचना, नारे लगना नीतीश कुमार को पीएम बनाने को लेकर, बगल में बिठाना तेज प्रताप और तेजस्वी को, तेज प्रताप यादव द्वारा ये कहना कि सरकार जल्दी ही हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर बना रहे हैं और उस पर कोई खंडन नहीं आना जदयू की तरफ से। वहीं भाजपा पर जदयू लगातार हमलावर है। लेकिन इस दावे को, जो दावा किया राजद ने, उस दावे पर जदयू की तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने चुप्पी साध ली। अब देखिए, इस सब कुछ के बीच नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि बोचहा में हार को लेकर क्या आपको लगता है, तो उन्होंने साफ तौर पर हंसते हुए कह दिया कि अब हार हुई तो सोचना उनको है, भाजपा को कहाँ गलती हुई है। बार बार जदयू के लोग भाजपा को यह एहसास करा रहे हैं कि उनसे कहीं बड़ी गलती हो गई है, कोई बड़ी चूक हो रही है। अब देखिए, कहा जाता है कि जब भी किसी पर बड़ा कोई अटैक करने वाला होता है कोई, तो उससे पहले वार्निंग जरूर दिया जाता है। रसिया भी यूक्रेन को लगातार वार्निंग दे रहा था। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी कई वार्निंग्स दे चुके हैं भाजपा को। इफ्तार पार्टी में जाना, बोचहा चुनाव के बाद जो उन्होंने किया, इन सब के माध्यम से भाजपा को वो धीरे धीरे वार्निंग दे रहे हैं। फिर उन्होंने आवाज खाली कर दिया। नीतीश कुमार का एकाएक एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर जाना कहीं ना कहीं जो पूरी राजनीतिक विवाद अब तक चल रहे थे उन्हें और अग्नि दे देता है। और इस अग्नि के प्रज्वलन से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कभी भी ले सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को कोई स्पेशल दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने फैसला लिया है, अपने दम अपने विवेक पर लिया है, लेकिन फैसले से पहले अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं से कम राय शुमारी जरूर कर लेते हैं। कल इन सब परिस्थितियों के बीच अपना आवाज तो बदला ही, गाय भैंस भी लेकर चले गए। इस बीच उनकी मुलाकात पार्टी के दिग्गज नेता वशिष्ठ नारायण से हुई। वशिष्ठ नारायण से मुलाकातों का दौर अगर नीतीश कुमार का देखें तो इससे पहले जितनी बार भी ऐसे मिले हैं, कुछ बड़ा कांड किया है। चाहे मांझी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हो या फिर पार्टी के स्टैंड को लेकर गठबंधन के जो भी उन्होंने मुलाकातें की हैं वशिष्ठ नारायण से, कुछ ना कुछ का प्रतिफल निकला है। लास्ट बार आपको याद होगा, वशिष्ठ नारायण बिहार की राजनीति में तब ट्रेंड किए थे जब उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकातों के बाद नीतीश कुमार मिलने गए थे। तभी हमने, भारत लाइव ने मुहर लगा दी थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। हालांकि वो तो अंतिम दिन तक डिनाई करते रहे, लेकिन हमारी खबर तब पूरी तरीके से पुख्ता और मुहर लगाकर हमने दी थी आपको कि यह विलय तय है, क्योंकि वशिष्ठ नारायण ने कागज पर दोनों से लिखवा लिया है। अब जब वशिष्ठ नारायण से मुलाकात करने जाते हैं नीतीश कुमार, तो एक संयोग मात्र हो सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में संयोग से ज्यादा प्रयोग होता है। ये आप भी अच्छे से जानते हैं। बिहार की राजनीति कभी संयोग के भरोसे नहीं रहती है। ना तो लालू यादव और नीतीश कुमार का एक साथ आना संयोग था, ना नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में बिहार में प्रचंडता के साथ खड़े होना संयोग था, ना दोबारा 2017 में भाजपा के साथ जाना नीतीश कुमार का संयोग था। ये सारे प्रयोग के हिस्से हैं। नीतीश कुमार जब लालू के साथ जाते हैं तो ये प्रयोग इतना सफल होता है कि भाजपा पीछे खड़ी हो जाती है।
अब 2017 में जब नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़ते हैं तो तेजस्वी यादव बार बार सत्ता का मुंह ताकते रह जाते हैं, मिलता नहीं है। ये सारे प्रयोग बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ही करते हैं और नीतीश कुमार अंततः मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की राजनीति की धुरी है। कोई कारण है कि नीतीश कुमार बार बार अपने आसपास ही पावर के सेंटर को बनाए रखते हैं। जिसे चाहते हैं बुलाकर मंत्री बना लेते हैं, जिसे चाहते हैं बुलाकर बिठा लेते हैं। ये ताकत जो है वो बिहार की सत्ता का 17 साल तक रखने का, उसके चलते जो लगातार उनके अंदर चुंबकत्व बढ़ रहा है। आपको पता ही है, लोहा अगर चुंबक के पास रख दीजिएगा तो कुछ दिनों बाद उसमें भी चुंबक की जो शक्तियां हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही बिहार की इस सत्ता पर लगातार विराजमान रहने के चलते नीतीश कुमार में भी इस सत्ता की ताकत निहित हो गई है। अब भाजपा चाहती है कि इस बिहार की कुर्सी पर अपना सीएम, अपना दावेदार बिठाएं, लेकिन भाजपा की जो तैयारियां हैं वो अधपकी हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो तेजस्वी यादव लगभग मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे, यानी दावा सबसे बड़ा नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव का है, क्योंकि 2025 के चुनाव तक ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार इसी जो लगातार उनकी पार्टी का ह्रास हो रहा है उसी स्लोप पर अगर डगरते रहें तो तेजस्वी बाजी मार जाएंगे। नीतीश को भी इस बात का एहसास है। नीतीश भी जानते हैं कि भाजपा मेरे बिना कुछ नहीं है, वो राजद साथ गठबंधन नहीं कर सकती है। ऐसे में भाजपा बिहार के विपक्ष की भूमिका में ही रह जाएगी और अगर नीतीश कुमार चाहते हैं तो वो आने वाले समय में तेजस्वी के साथ भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन शर्तें चूंकि वहां भी पहले से दी जा चुकी हैं। नीतीश कुमार के समक्ष तेजस्वी यादव ने शर्त बहुत पहले ही रख दी है कि अगर आप वापसी करते हैं महागठबंधन में तो आपको सीएम की कुर्सी को छोड़कर आना होगा। नीतीश कुमार वैसे भी 16 साल तक अब मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब इसके आगे उन्हें प्रमोशन चाहिए, ऐसा उनके आसपास के लोग भी और वो भी कर रहे हैं। हालांकि संजय झा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे ललन सिंह हो, ये सभी लगातार ये बात कह रहे हैं कि 25 तक तो सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन 25 तो बहुत नजदीक है, 25 के बाद क्या होगा? 25 के बाद ऐसा थोड़ी है कि नीतीश कुमार एक राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे। नीतीश जो चाहेंगे वही होगा और 25 के बाद की तैयारियों के लिए नीतीश कुमार ने अभी से ही भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 25 से पहले 24 होगा। 24 में फिर नरेंद्र मोदी की कुर्सी दांव पर होगी। 16 सांसद हैं नीतीश कुमार के और उन 16 सांसदों की आवश्यकता फिर से पड़ेगी भाजपा को। ऐसी स्थिति में भाजपा जो लगातार दबाव बना रही थी नीतीश कुमार पर अलग अलग मुद्दों के चलते, आपको याद होगा हम लगातार आपको कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून और एक और बड़ा सिटीजन चार्टर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी सामान्य नागरिक कानून लागू करने को लेकर भाजपा अब पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ भाजपा को एक बड़ी ताकत भी मिली है। राष्ट्रपति चुनाव के अलावा भाजपा कई जगहों पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में ना तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने देंगे और ना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड। जहाँ एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए दिल्ली में जाकर उन्होंने पत्रकारों से बयान करते हुए उस समय स्पष्ट कर दिया था कि वो मानने नहीं जा रहे हैं ऐसे किसी कानून को, बिहार में तो कम से कम लागू नहीं होने देंगे। वहीं आपको पता होना चाहिए कि एक बयान आया है उपेंद्र कुशवाहा का, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में सामान्य नागरिक जो कानून है वो लागू नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ लागू होने नहीं दिया जाएगा। यानी भाजपा और नीतीश कुमार में अभी 36 का आंकड़ा 38, 29, 40 तक पहुँचने वाला है। ऐसे कई मौके हैं जिस पर विवाद बढ़ने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार नीचे नहीं रहना चाहेंगे, भाजपा से दबे नहीं रहना चाहेंगे। वैसे भी बिहार में भाजपा नंबर 1 पार्टी बन चुकी है, तो दबाव तो भाजपा नीतीश पर और बनाएगी। आपने देखा किस तरीके से संजय जायसवाल लगातार नीतीश कुमार को खदेड़ रहे थे। आपने देखा कैसे अमित शाह आते हैं बिहार और आकर बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत करके चले जाते हैं। एक तरफ आपने देखा किस तरीके से वीआईपी पार्टी को बाहर किया गया। ये सारे मैसेजेस थे, ये मैसेजेस थे उन पार्टियों के लिए जो एनडीए का फिलहाल सहयोगी के तौर पर है और सरकार का हिस्सा है। भाजपा बिहार में कब अपना मुख्यमंत्री देगी ये तो कहा नहीं जा सकता है। तैयारियां तो उस तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतना जरूर कर चुके हैं कि उन्होंने भाजपा को एहसास करा दिया है कि मैं घर खाली कर सकता हूं तो सरकार भी खाली कर सकता हूं। और नीतीश कुमार अगर सत्ता इस बार छोड़ते हैं या इस बार सरकार का गिराते हैं वो सरकार को, तो एक बात तो तय हो जाएगी कि भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ जाएगा। अगर भाजपा कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बिहार में करके, बड़ी टूट कोई जदयू में करके अगर सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है तब तो ठीक, हालांकि ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाती है भाजपा तब तो भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। ये मैसेज नीतीश कुमार लगातार, चाहे घर खाली करना हो या फिर इफ्तार में जाना हो या फिर वो चाहे चुनाव की हार के बाद इंट्रोस्पेक्शन के लिए कहना हो भाजपा को, या कल रातों रात मुलाकात करना वशिष्ठ नारायण से, ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैसला मन ही मन करके उस फैसले को अपने ऊपर वाली जेब में रखकर चल रहे हैं।
जिस वक्त भाजपा नीतीश कुमार पर भारी पड़ेगी वो फैसला निकाल कर मेज पर रख दिया जाएगा। इसके लिए किसी से अब कम से कम उन्हें राय मशवरा करने की आवश्यकता तो नहीं है। अगली पंचनामा की किस्त में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। चीरफाड़ और बड़े स्तर पर होगा। फिलहाल हमने आपको ये खबर इसलिए दे दी क्योंकि बहुत आवश्यक था। लगातार रात भर से आप लोगों के मन में मंथन था कि आखिर नीतीश कुमार ने मुलाकात की है तो उसका फल क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है। उम्मीद है मुझे कि आपके मन में जो सवाल थे उनका जवाब मैंने दे दिया है। अगली किस्त में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।